सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए 3 कथनों पर आपको चर्चा करनी है। पहला कथन इसमें कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। दूसरा है डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और तीसरे की बात करेंगे कि डॉल्फिन की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, यानी ए, बी और सी ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो बायोगैस किसका मिश्रण होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं बायोगैस बेसिकली मिश्रण होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर। तो याद रखिएगा बायोगैस किसका मिश्रण होती है, तो याद रखिएगा ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33 है संसाधन के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और इसके सही उत्तर का चयन करें। अब कथन ए और बी की अगर बात करेंगे तो ए में कहा गया है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और दूसरा है समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। और याद रखिएगा अगर इसमें बात करें कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये बात सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दूसरे की बात करेंगे कि समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं आप, इस आधार पर आप कहेंगे कि ए वाला तो गलत है लेकिन बी वाला सही है। इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की समूह की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करते हैं तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला दिया है कोयला, ईंधन एवं बायोगैस। दूसरा दिया है जल विद्युत, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा। तीसरा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। चौथा है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। और आप सभी लोग जानते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिन्हें हम लोग लंबे समय से यूज कर रहे हैं, यानी कोयला, ईंधन और बायोगैस। सॉरी, हम अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को और इसके उत्तर को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 बेसिकली कह रहा है कि आप लोगों के सामने चार वर्गीकरण के आधार पर दिए गए हैं। विकास के प्रयोग का स्तर, दूसरा है उद्गम, तीसरा है वितरण और चौथा है भंडारण। अब दूसरे स्तर पर देखा जाए तो दूसरे स्तर पर संसाधन के प्रकार को दिया गया है, जिसमें पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया है वास्तविक और संभाव्य, दूसरा है जैव और अजैव, तीसरा है सर्वव्यापक और स्थानिक, और चौथा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। अगर इसके सही उत्तर की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं भंडारण की तो आप लोग जानते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय या भंडारण का है, यानी डी का तो 4th हो जाएगा। सी की बात करेंगे वितरण में तो ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं सर्वव्यापक और स्थानिक, ये भी सही है। अगर उद्गम की बात करेंगे तो जैविक और अजैविक, और अगर इस विकास के प्रायोगिक स्तर की बात करेंगे तो वास्तविक एवं संभाव्य, यानी इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए और इसके आंसर को बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बनने लगे। और कथन बी में कहा गया कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ी। तो सवाल उठता है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के साथ साथ घास के मैदान बनने लगे थे। और अगर दूसरे कथन की बात करेंगे जिसमें इसने कहा है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ एवं मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, तो इस आधार पर आंसर कौन सा सही होगा, ए और बी बोथ आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर है। लेकिन हाँ, इसमें यह भी बात है कि जो बी है वो बेसिकली इसका कारण को भी दर्शाता है। तो घास के मैदान बढ़ने लगे, इसी कारण से इनकी संख्या भी बढ़ी थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिए। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहा जाता है वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा, वे केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तीसरा, वे केवल जमीन के अंदर
अंदर ही पाए जाते हैं, और चौथा ये समुद्र और नदी के तल पर कभी नहीं मिलते हैं। और आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो पुरातत्व स्थल की एक डेफिनेशन दी गई थी जिसमें लिखा था कि वे स्थान जहां पर वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, जिसमें आएगा केवल 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या क्या बनाते थे? 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है पत्थर की मोहरें, दूसरा है पीले रंग के डिजाइन के पात्र, तीसरा है लोहे की बनी तकलियां, और चौथा है सोने के बर्तन। जैसे ही आप पढ़ेंगे और यहाँ पर ये जो पीला रंग है इसी कारण से ये ऑप्शन को गलत करता है। दूसरा, यहाँ पर लोहे का प्रयोग ऐसा नहीं मिलता है, ये लोग सोने के बर्तन का उपयोग करते थे और पत्थर की मोहरें बनाते थे। और सोने की बात करेंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये कहां से सोने को मंगवाते थे, तो कर्नाटक से। क्लियर? तो अब ए और डी दोनों सही है, और ए और डी के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला वाला। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिए और इसके उत्तर को भी बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि महापाषाण काल के कब्र जो होते थे उनमें 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाते हुए देखा होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हड्डियों की संरचना, दूसरा है कंकालों में मिले आभूषण, कंकालों का आकार और खाना पकाने के बर्तन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पहला और दूसरी बात की गई है यानी हड्डियों की संरचना और कंकालों के साथ मिले आभूषण, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें किसके थे? तो महिलाओं के कंकाल थे, तो ऑब्वियस सी बात है आभूषणों की और हड्डियों की संरचना की बात की थी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल ए। इसमें कहा गया ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम में बताना है, आरोही का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर के क्रम में। तो अब आप बताइए इसमें सबसे पहला कौन सा काम हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा? तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा आंसर को गलत करा सकता है वो वेदों की रचना। अगर वेदों की रचना की शुरुआत की बात करें तो यहां पर आपको पढ़ना होगा क्या? इंग्लिश में, जिसमें लिखा था कंपोजिशन ऑफ द वेदास। तो कंपोजिशन ऑफ द वेदास की अगर बात करेंगे तो वेदों की रचना भले ही शुरू हो गई होगी लेकिन बाद में गुप्त काल में इनको सहेजा गया था, गुप्त काल में ही इनको बनाया गया था। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? बी सी डी ए। बी का मतलब क्या है? महापाषाण कालों का निर्माण, ऑब्वियस सी बात है। सी की बात करते हैं तो इनाम गांव में कृषकों का निवास। अगर डी की बात करते हैं तो डी में आते हैं चरक, और फिर ए की बात करेंगे तो ए में क्या आ जाएगा? वेदों की रचना। अब आप लोगों को देखो, अगर वैसे भी अगर इससे भी आपको कंफ्यूजन था तो आप यही देखते कि भाई महापाषाण काल पहले आया होगा, वेदों की रचना तो वैसे भी नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनाम गांव, फिर आएगा चरक और उसके बाद आएगा वेदों की रचना की शुरुआत। इसका सही आंसर कौन सा है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल में ही शुरू करके अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे। इसमें लिखा भी है उल्टा, तो उल्टा की बात की गई है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर नहीं बल्कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दर्शाना है। 4 ऑप्शन है। पहला है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत, सिक्के। दूसरा है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तीसरा है अरिकादुमडु पत्तन में बसना, और चौथा है साहित्य, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो आप लोग बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा अरिकमेडु पत्तन का बसना यानी कि सी, ये पहले पे आएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आएगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, ये दूसरे में आएगा। फिर तीसरे की बात करते हैं तो आप लोग बताइए तीसरे का कौन सा होगा? तीसरा आएगा लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत, सिक्के, ये तीसरा। और अगर चौथे की बात करते हैं ये, तो ये आएगा सी डी ए बी। और सी डी ए बी कौन से आंसर की तरफ इशारा कर रहा है? बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और कथन बी में कहा गया चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग ये भी जानते हैं कि चोल मंदिर जो होते थे वो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये बात सही है। और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी, यानी ये भी सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्सप्लेनेशन जो बी दिया है, कथन बी दिया है, वही सही स्पष्ट भी कर रहा है। इसका सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया बी। और बी में क्या कहा गया या 2 में क्या कहा गया कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी होते थे। और दूसरी प्रमुख बात है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं और कुछ भक्तों की भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित
आदर्श समाज व्याख्या बनाए की सलाह दी। अब आप लोगों को अगर हम तवारीख की बात बताएं तो तवारीख का संबंध किसी भी प्रकार से ये सब चीजों से नहीं था। इनका जो संबंध होता था वो किससे होता था? प्रशासन से। किससे होता था इनका संबंध? प्रशासन से इनका संबंध होता था। और अगर हम प्रशासन से इसके संबंध की बात करेंगे तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि उनके जो भी विचार होते थे उनसे सभी लोग सहमत होते थे। तो इस आधार पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि भाई पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। और अगर दूसरा सही है तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर पुरुषों में होने का भ्रम पैदा किया। यह बात गलत है, रजिया सुल्तान ने कभी भी ऐसा नहीं किया। ठीक है। दूसरा क्या है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ थे। तो अगर हम पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ थे की बात करेंगे तो यह बात तो सही है, लेकिन पहला जो रजिया सुल्तान के बारे में है वो गलत है। तो इस आधार पर इसका भी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? पहला सही, जिसमें कहा गया कि भाई कथन ए तो गलत है लेकिन कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 45, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार का सिद्धांत अपनाया। और आप लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहांगीर और शाहजहां का कोई लॉजिक नहीं था, ये केवल किसके द्वारा अपनाया गया था? अकबर के द्वारा अपनाया गया था। दूसरी बात करेंगे, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी और विद्वान धार्मिक रीति एवं वेदांतता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि पहला कथन तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये नीति केवल और केवल अकबर की थी और किसी की नहीं थी। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो कथन ए तो गलत है लेकिन कथन बी सही है। तो इस आधार पर आंसर कौन सा हो जाएगा? इस आधार पर आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, इस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, जनजातीय समाज कई असमानताओं में विभाजित था। तो कथन ए और कथन बी दोनों हमने पढ़ दिए हैं। अब बात आता है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, ये बात सही है। और दूसरी जनजातीय समाज की बात करें तो जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित था, तो इनकी ये बात भी सही है। तो इस आधार पर दोनों बातें सही है और श्रेणीबद्ध समाज में बट गया और जनजातीय समाज कई असमान विभाजित नहीं था। ध्यान रखिएगा, कई असमान विभाजों में विभाजित नहीं था। तो इस आधार पर ये दोनों ही सही हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बिल्कुल कथन बी, कथन ए की यानी स्टेटमेंट ए को परफेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहादुर शाह जफर से संबंधित है। तो क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासनों की चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और कथन बी में कहा गया, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपने समर्थन देने और रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष बदल दिया। तो अब आप लोग इन दोनों को ध्यान से पढ़िए। तो पहले में जो कहा गया था, मुखियों शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने का आह्वान किया, ये बात सही है। तो ये तो सही हो गया। और 1857 में अपना समर्थन देने के फैसले ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष बदल दी, स्थिति बदल दी, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है और ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 48 आप ध्यान से देखिए। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं धर्म सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 दिए गए हैं। पहला है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडित रमाबाई ने पूना के एक विधवा गृह की स्थापना की। तो इसमें जो कथन गलत दिखाई देता है वो प्रथम दृष्टया जो प्रार्थना समाज की बात अगर हम करेंगे तो आप लोग जानते हैं प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथ नहीं बल्कि ईसाई और बौद्ध धर्म के भी संबंधित था। ईसाई और बौद्ध धर्म से भी संबंधित था। तो इस आधार पर इसका सही आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला सही। क्लियर? अगर यहां तक की चीजें क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। और आई होप इसका क्वेश्चन तो सभी बहुत सिंपल था और आप लोगों को आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो आप सभी लोग जानते हैं वो किसका हिस्सा था, तो
आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला है संचार माध्यम की भूमिका में सही भूमिका का चयन करें। पहला है कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण से सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए, इसे हर दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके तीनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि समाचार के माध्यम से नागरिकों तक सूचना भी पहुंचानी चाहिए, समाचार और विज्ञापनों के माध्यम से देनी चाहिए और हर दृष्टिकोण पर चर्चा होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, लोकतंत्र में संचार की सही भूमिका को निभा पाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी या थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, इसमें 4 दिया है। चाय के विज्ञापन में एक माँ सुबह से चाय बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो नहीं। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। तीसरा है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। और चौथा है स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लकड़ी का फुटबॉल खेलती हुई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, ये किसका, ये जेंडर स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट मिलता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। नॉर्मली ये उम्मीद की जाती है कि जो महिलाएं हैं उनको छोड़ने के लिए पुरुष जाएंगे, ना कि पुरुषों को छोड़ने के लिए महिलाएं। तो इसका आंसर ये वाला यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस आधार पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाते हैं, अब जैसे जैसे दूर होंगे तो कौन कौन से अंतर आते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती है। दूसरा है ग्रहों के आकार क्रमशः घटता जाता है। तीसरा है सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रहों चट्टानों से बने होते हैं। चौथा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली ग्रह द्वारा चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि क्या होती जाएगी, आप लोग बताइए जल्दी से। अगर परिक्रमण करने की अवधि की बात करेंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि समय के साथ साथ ये अवधि बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी परिक्रमा करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की और नहीं झुकी होती। आपको भी पता है कि पृथ्वी एक एंगल पर झुकी हुई है, तो अगर ना झुकी होती तो क्या क्या अंतर आता। पहला दिया है प्रदीप्त वृत्त देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। दूसरा कहा जाता है प्रतिवृत्त और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। तीसरा है किसी क्षेत्र में विशेष कोई मौसम में बदलाव नहीं होता। और चौथा है किसी क्षेत्र में विशेष ज्यादा मौसमी परिवर्तन होते। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती, यानी कि जो कक्षीय समतल है अगर उसमें ना झुकी होती, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाओं की अगर बात करेंगे तो ये एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो पहला तो ये सही है। अच्छा, अक्षांश रेखाओं का तो कोई मतलब ही नहीं आता है। हाँ, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। यहाँ पर मौसम में ज्यादा परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर के सही कौन सा है, आप लोग देखते हैं, सही है ए और सी। और ए और सी की बात करेंगे तो फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, और ये क्वेश्चन शरद ऋतु से संबंधित है कि भारत में शरद ऋतु के संदर्भ में ए, बी और सी कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। अब इसमें 3 कथन कौन कौन से दिए गए। इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। और तीसरा है यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट हैं ये बेसिकली साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिमी मानसून के पॉइंट हैं। ये तीनों के तीनों जो बिंदु हैं वो किसके बिंदु हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बिंदु हैं। और यहाँ पर पूछा क्या है, शरद ऋतु संबंधित तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाएगा तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, गलत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किसका निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि आप लोगों को 2 पॉइंट दिए गए हैं वायुमंडलीय परतों से संबंधित और इसमें सही पॉइंट को दर्शाना है। पहला है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। दूसरा है इस परत पर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे तापमान घटता है और उल्कापिंड जल जाते हैं, और इसके लिए हम लोग आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार। इसका सही आंसर है मेसोस्फीयर या मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन क्या होता है। तो सूर्य की किरणें जो
पृथ्वी पर पड़ते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? आपतन। इसका आंसर क्या है? सूर्य ऊर्जा के साथ। तो आपतन का संबंध किससे है? तो सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण सदाबहार वन। आप लोग इन चारों को भी ध्यान से देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आप लोग ध्यान से, चारों तरफ वन दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके जो वृक्ष पाए जाते हैं या ये कहां पर पाए जाते हैं, तो इनकी प्रमुख विशेषता के बारे में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं शंकुधारी वन की। तो आप लोग जानते हैं शंकुधारी वन नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं, तो इसका कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये बेसिकली महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा होता है, तो इसका हो गया फोर्थ। अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो आप लोग जानते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बेसिकली दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं और शीतोष्ण सदाबहार वन की बात की जाएगी तो महाद्वीपों वाले का पूर्वी किनारा। तो इसका सही आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका सही आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा? थर्ड, फोर्थ, सेकंड और वन। और थर्ड, फोर्थ, सेकंड और वन, इसका सही आंसर क्या हो गया? वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए दोनों कथनों पर उचित विकल्प को ध्यान से पढ़िए और इसका चयन करें। कथन ए में कहा गया सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था और सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु और बकरियों को दर्शाते हैं। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक समय में जो सहारा मरुस्थल हुआ करता था वो पूर्ण रूप से हरा भरा हुआ करता था। और ये पता कैसे चलता है? क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे जीव जंतु पाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर गुफाओं में अगर चित्र बने तो चित्र तभी बने होंगे जब यहाँ के लोगों ने उनको देखा होगा। तो इस आधार पर इसका कथन कौन सा सही हो गया? इसका कथन सही हो गया कि दोनों के दोनों सही है, यानी ए और बी बोथ आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब 80 को क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद 61 से लेकर के 79 तक के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेडागोगी से रिलेटेड थे, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से देखिएगा कि तवा बांध क्षेत्र में 1990 के दशक में जो भी आंदोलन हुए थे वो बेसिकली आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली तवा मत्स्य संघ का आप लोगों को उदाहरण पता है और मत्स्य संघ का मतलब क्या है? मछली पकड़ने के अधिकार से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता को उचित रूप से दर्शाती है? तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी व्याख्या विविधता को उचित रूप से दर्शाती है। तो देखिए विविधता का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों की विशिष्टता को स्वीकारा जाता है। इट एक्सेप्ट द डिफरेंसेस अमंग द पीपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और 82 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। दूसरा है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। तीसरे की बात करेंगे भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। और चौथा है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान करता था। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि भारत में जो सरकार को होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कौन चलाते हैं? लोग। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? लोगों का शासन। आप लोगों को पता होगा जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लोग ही शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? सभी को पता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पुलिस के थाने के प्रभारी को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं, कई बार नाम सुना होगा, SHO। SHO का मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या कहा गया था कि भाई बेटों के साथ साथ बेटियों का भी हक होगा। इन चारों को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार। दूसरा है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी की सुरक्षा का अधिकार। और अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। ये वाला नहीं है, थर्ड भी नहीं है, हिंदू समुदाय में विवाह संबंधी नहीं है, महिलाओं की पारिवारिक संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है कि भारतीय संविधान की व्याख्या की अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? और आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में निम्नलिखित में से कौन से समुदाय न्याय दिलाने के लिए पारित किया जाता है? अब यहां पर क्वेश्चन, वैसे तो आंसर होता है SC एंड ST। अब यहां पर देखिए एग्जामिनर ने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए SC ST ना देकर के दूसरे ढंग से आपके आंसर को दर्शाया। उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने यहां पर लिख दिया
आदिवासी एवं दलित। अब आदिवासी एवं दलित का मतलब क्या हो गया? दलित का मतलब हो गया भाई एससी और आदिवासी का मतलब हो गया एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इन्होंने आंसर वही रखा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज किया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और आंसर को गलत कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है उन्हें क्या कहा जाता है? और ये आप लोग जानते हैं, एक देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना फेडरल सिस्टम यानी संघवाद कहलाता है और हमारे देश ने इसको कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? चार ऑप्शन है, सॉरी पहले तो दो कथन दिए गए। पहला है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और दूसरा है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इसके लिए दोनों बातें सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ए और बी बोथ। क्लियर? तो अब यहां तक तो आपकी जो सीरीज थी उसके सारे आंसर आपको बता दिए गए। आप लोगों के कई सारी बात होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे कि आप लोगों को पेपर हार्ड लगा, पेपर सॉफ्ट लगा, जो भी बातें हैं उन सारी बातों पर भी चर्चा की जाएगी। आज आप लोग काफी थके हुए थे इसीलिए केवल आपके सामने आंसर की को रखा गया है। आप लोग आंसर की देख लीजिए, चीजों को मिला लीजिए। बाकी अगर हम बात करें तो आप लोगों से डिटेल चर्चा करने के लिए निश्चित रूप से मॉर्निंग में 9 बजे कल फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के साथ और आगे की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी उस आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें अच्छी ही होंगी। कहां कमी रह गई, आगे की स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है, उन सारी चीजों पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी आप लोग चूंकि इतना थक चुके हैं ऑलरेडी, कई सारी जगह से आप लोगों ने भी आंसर की को मिलाया होगा और इसी प्रकार से यूनिफॉक्स लाइव के इस प्लेटफॉर्म से लगातार आपको और भी सारे सब्जेक्ट की आंसर की टाइम बाय टाइम प्रोवाइड की जाती रहेगी। बाकी तो वैसे तो आप लोगों ने लगभग सारी आंसर की को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन हम लोग प्रिसाइज और सारे आंसर्स आपके सामने अवेलेबल करा देंगे। मैथ्स, इंग्लिश, पेडा, सीडीपी जितने भी आंसर्स हैं वो उन सारे के आंसर की आपके सामने आ जाएगी और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आएंगे और आगे हमें कैसे करना है उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और कैसे आगे की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर भी विश्वास करेंगे। अब बात करते हैं कल के, तो कल हम लोग फिर से 9 बजे मिलने वाले हैं। तो कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे, कुछ फाइनल स्टेटमेंट पर चर्चा होगी, आगे कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मॉर्निंग में 9 बजे मुलाकात करेंगे, कुछ चर्चा होगी, कैसा कहां क्या रहा, अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, गड़बड़ हुआ तो कैसा अंतर करना है, क्या चेंज करना है, उन सारी चीजों पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके साथ अब हम लोग लेना चाहते हैं आपसे विदा। उम्मीद करता हूं कि कल सुबह 9 बजे हम लोग चर्चा करेंगे और विशेष रूप से आगे की स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। थैंक यू।